हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों CHSL में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 5 अगस्त को मैथ्स के, उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और वो क्वेश्चन डेफिनेटली CGL में आने लायक हैं, जो CGL 2021 में पूछे जा सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो मुझे लगा कि उस टाइप के क्वेश्चन CGL में भी आ सकते हैं, तो उसको मैंने उठाया। इसको आप एनालिसिस भी ले सकते हैं CHSL के, लेकिन लगभग सभी लोगों ने एनालिसिस ऑलरेडी दे दिया है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने बस 5 अगस्त के जो तीनों शिफ्ट में पेपर आए थे उसके, अब देखो 4 अगस्त का मैंने पेपर क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 अगस्त को जो पेपर हुआ था वो कंपैरेटिवली ईजी था। 5 अगस्त वाला पेपर में कुछ क्वेश्चन अच्छे थे जो CGL में रिपीट हो सकते हैं या उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने 5 अगस्त के उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ कंबाइन कर लिया है। लगभग 15-16 क्वेश्चन हैं। आप ज़रूर से पूरी वीडियो को देखिए और अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको देखने में ज़रूर से देखकर ये पता लग जाएगा कि ये सवाल CGL में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जो सवाल CGL में आने लायक हैं वो सवाल मैंने उठाया है और ये सवाल डेफिनेटली रिपीट हो सकते हैं, आप इनको ज़रूर से करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। इसकी PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप NK मैथ्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, NK मैथ्स नंदू कुमार ये टेलीग्राम का नाम है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमारा चैनल NK मैथ्स नंदू कुमार को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो इसमें एरर भी है, क्योंकि आपको पता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन नहीं बने हैं। जैसे कि ये अनुमानित क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शंस अनुमानित है। ठीक है, ऑप्शन गेस करके अपने से लिखा गया है कि ये सारे ऑप्शंस शायद दिए गए होंगे। बाकी क्वेश्चन तो जैसा स्टूडेंट बताते हैं वैसे ही क्वेश्चन टीचर्स कराते हैं यूट्यूब पर, तो उन्हीं में से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है खुद से, जो आपके CGL वाले पेपर में आ सकते हैं। तो आप ज़रूर से पूरे वीडियो को देखिए और इसमें जो क्वेश्चन मैंने कराया है उनको समझिए। पहला सवाल है अपने पास दोस्तों कि संदीप राजकुमार से 7200 रुपये 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 18 महीनों के लिए उधार लेता है। ठीक है, यहाँ पर बात समझिएगा। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल है संदीप राजकुमार से 7200 रुपये 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18 महीनों के लिए उधार लेता है। तो आपसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना क्या होगी यदि ब्याज 6 माही हो। यहाँ पर बात समझ रहे हैं, ब्याज अगर 6 माही हो तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया होगा, कितना होगा? 18 महीनों का। अब एक बात समझिए कि जब भी ब्याज 6 माही होता है, यानी कि हाफ ईयरली होता है, तो हम क्या करते हैं, आपको पता होगा कि अगर हाफ ईयरली होता है तो हम रेट को तो आधा कर लेते हैं और टाइम को क्या कर लेते हैं, डबल। ठीक है, छमाही होने के केस में रेट को आधा करते हैं और टाइम को डबल करते हैं, तो वही बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, रेट को आधा करेंगे और टाइम को करेंगे डबल। ठीक है, तो देखो रेट को अगर मैं आधा करता हूँ दोस्त यहाँ से, तो रेट कितना बन जाएगा, 20% दिया था, इसका आधा कितना हो जाएगा, 10%। और टाइम जो होगा, टाइम कितना बनेगा बताओ, टाइम था यहाँ पर 18 महीना, तो 18 महीने अगर 6-6 महीना आप लगाओगे तो 3 साइकिल बनेगा, यानी कि 3 साल। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 18 महीना को टाइम को डबल करना है, तो 18 महीना का डबल 36 महीना होगा, यानी कि वो 3 साल हो गया, 3 ईयर्स। और हमें CI बताना है, तो आपको ये बात तो पता होगा, अच्छे से ज्ञात होगा कि 10% के हिसाब से 3 साल का CI जो बनता है वो बनता है 33.1%। बात समझ रहे हैं, 10% के हिसाब से 3 साल का जो CI बनता है वो 33.1% बनता है। तो बस हमें ये बता देना है दोस्तों, मूलधन चूँकि 7200 है, तो हमें आ रहा है जो CI होगा वो 7200 का कितना होगा दोस्तों, 7200 का 33.1% होगा। तो 7200 का 33.1% हम कैसे लिखेंगे, 7200 का 1% तो 72 होगा और इसको गुना कर लो 33.1 से। तो हम एक काम करते हैं, देखो चूँकि कोई भी ऑप्शन पॉइंट में नहीं है तो इस पॉइंट वाले को हटाते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखो इस पॉइंट से कितने का अंतर आएगा, 1 मिनट, ये जो पॉइंट 1 है इससे आप बताओ कि क्या अंतर आएगा। पॉइंट 1 से अंतर कितना का आएगा, 0.72 का अंतर आएगा, मतलब ये बहुत कम अंतर आएगा। ठीक है, मैं इसको बस ऐसे करना चाहता हूँ कि इसको 33 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको 33 से, सॉरी, तो 72 को 33 से मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो ये जो बनेगा आपका लगभग 2383 बनेगा। तो लगभग 2383 अपना आंसर है। ठीक है, अब परफेक्ट डेटा भी नहीं है या परफेक्ट ऑप्शन भी नहीं है, मैंने आपको तरीका बता दिया कि क्या है। 33 से गुना करना आसान है। देखो अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैंने पहले से गुना करके रखा है, तो ऐसा बात नहीं है। 33 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने केवल 3 से मल्टीप्लाई किया, ये
2 3 जा 6 और 7 3 जा कितना होता है 21। अब ये जैसे 11 से मल्टीप्लाई करने पर हम करते हैं, देखो 6 का 6 हो गया, 6 और 1 कितना होगा 7, और 1 और 2 कितना होगा 3, और 2 का 2, तो देखिए 2376 आ रहा है, 2376 आ रहा है। और अभी हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है, तो 2376 से थोड़ा सा ऊपर आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अब ये नन ऑफ दिज लगा है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि नन ऑफ दिज एसएससी के पेपर में भी आया था, ये बस अपने से ऑप्शंस लिखे गए हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही ऑप्शन पेपर में होंगे। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल टाइम एंड वर्क का है। सवाल है कि राजेश 60% काम 18 दिनों में कर सकता है और श्याम 40% काम कर सकता है 10 दिनों में। दोनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं और शेष काम जो बचता है 10 दिन के बाद वो कपिल करता है 4 दिन में। तो कपिल अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा? आसान है, देखो पहले मैंने ये कह दिया दोस्तों कि 60% काम अगर 18 दिन में कोई करता है, 60% काम 18 दिन में करता है, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा का मतलब 100% काम कितने दिन में करेगा? तो आप बोलेंगे कि दोस्त 6 से इसको काट देते हैं, 6 3 18, और ये 10 रह गया है तो इसको और 10 से गुना करके 100% बना सकते हैं, तो इसको भी 10 से गुना करेंगे तो ये 30 बनेगा। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है दोस्तों कि ए जो है या फिर राजेश जो है ये 30 दिनों में पूरा काम कर सकता है। वैसे ही ये 40% काम को 10 दिनों में करता है, यानी कि 4 अगर हम उधर ले जाएं तो 100 काम ये 25 दिनों में कर लेगा। यानी कि जो श्याम है दोस्तों ये 100% काम कितने दिनों में करेगा? 25 दिनों में। 40% काम ये 10 दिन में करता है, तो पूरा काम यानी 100% काम कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। अब देखो ये इनका तो टाइम हो गया, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना बनेगा? ये बन जाएगा 3 5 15 और 25 छक 150, यानी कि 3 और 6, तो सॉरी यहाँ 5 आएगा ना, 5 और 6 का रेशियो बनेगा इनकी एफिशिएंसी का, क्योंकि इनका एलसीएम कितना है? 150 है एलसीएम। तो ये देखो 30 5 150 और 25 छक 150, तो 150 अपना टोटल वर्क हो गया। यहाँ पर देखो जो टोटल वर्क है दोस्तों ये हो गया 150 यूनिट। और इनके एक एक दिन का काम, ये राजेश के एक दिन का काम 5 यूनिट और श्याम के एक दिन का काम 6 यूनिट है। इन्होंने 10 दिन काम किया है, देखो ये एक दिन 5 काम करता है और ये एक दिन में 6 काम, तो दोनों मिलके एक दिन में 11 यूनिट का काम करेंगे। और ये अगर 10 दिन काम कर चुके हैं तो 10 दिन में दोस्तों ये 110 काम तो ख़त्म कर दिए। अब देखो 150 में से 110 काम इन्होंने कर दिया, तो 40 यूनिट का काम बचा। और 40 यूनिट का काम कितने दिन, ये कपिल कितने दिन में करता है? 4 दिन में। देखो भाई 40 यूनिट जो काम है, 40 यूनिट काम ये 4 डेज में करता है, तो बताओ 150 यूनिट, टोटल 150 यूनिट काम था, 150 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? देखो बस इसमें से 0 हट के 4 बन गया है, 40 को 4 लिख दिया, तो 150 को क्या लिख दें? 15 लिख दें, 1 0 छोड़ दें। ऑप्शन ए 10 से डिवाइड कर दिया एक्चुअली में, 40 को 4 बनाने के लिए 10 से भाग करेंगे, तो 150 को भी 10 से भाग कर दो, 15 दिन में काम करेगा। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगला ये एक सवाल देखो, सवाल ये है दोस्तों कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसमें जो परपेंडिकुलर है AD परपेंडिकुलर है, AD जो है वो BC पर लंब है, और ये भी कह रहा है कि AB और AC सेम है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको BC का मान बताना है, मुश्किल सवाल नहीं है। देखो हमने एक ट्रायंगल पहले तो ले लिया भाई कि एक त्रिभुज बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखना हमने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, ये हो गया लेट से समबाहु त्रिभुज। अब इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि यहाँ से सेंटर पे इसके एक लंब खींचा गया है जिसका नाम क्या है? AD। ये A है, ये B है और ये C है, ये वाली और ये वाली इक्वल हैं, और ये है AD। AD की लंबाई कितना दे रखा है? 12, और हमसे ये BC का लेंथ जानना चाहता है कि BC बता दो कितना होगा। अच्छा देखो हमें यहाँ पर ये दिया है दोस्तों कि पेरीमीटर जो है वो है 36। अब देखो पेरीमीटर 36 का मतलब क्या है? साइड का सम। पेरीमीटर परिमाप मतलब क्या होता है? भुजाओं का योग, सम ऑफ साइड्स। तो तीनों भुजाओं को जोड़कर यानी कि AB प्लस BC और प्लस का AC, इनको जोड़कर कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। ये बात तो क्लियर है। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर हमें पता है दोस्तों कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर हम लंब खींचते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वो सामने वाली भुजा को यानी कि बेस को भी वो बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि DC और BD क्या हो गए? बराबर हो गए। ये बात तो समझ रहे हो कि नहीं? BD और DC क्या हो गए? बराबर हो गए। समद्विबाहु त्रिभुज का ये नियम है। अब एक बात समझो, यहाँ पर अगर ये सेम हो गए और ये 90 डिग्री है, तो क्या ये वाला जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा? ये जो त्रिभुज मैंने बनाया दोस्तों ADC, ये कौन सा त्रिभुज बन गया? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हमें कोई ऐसा समकोण त्रिभुज की साइड्स ढूंढना होगा जिसमें 12 आता हो। तो आपको ट्रिपलेट याद है दोस्तों, 5 12 13 वाला, ये हम अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि 5 12 13 यहाँ पे चलता है कि नहीं।
तो देखो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है हाइपोटेनस, तो ये तो सबसे लंबा हुआ, यानी कि इसको हम 13 मानते हैं। अगर ये 13 है और ये दोस्तों 12 है तो ये कितना हो जाएगा 5। तो ये 13 है चूंकि, तो ये भी 13 होगा और ये भी 5 होगा। बात समझ रहे हो। अब सबको हम जोड़ कर देखते हैं कि सम ऑफ साइड्स 36 आता है कि नहीं। तो जोड़ोगे तो देखो 13 और 13 कितना हो जाएगा 26, 26 और 10 36 आ जा रहा है, यानी कि पेरीमीटर 36 वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब जो BC की लेंथ है दोस्तों वो 5 और प्लस 5 कितना है दोस्तों 10 है। BC की लेंथ कितना है 10। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखो, 800 रुपये पर X% की 2 क्रमागत छूट दी गई है और ये बेचा गया है कितने में 350 में, यानी कि 2 लगातार छूट दिया गया है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है 800 रुपये पर, उसके बाद बेचा गया है 350 में। तो इसमें से बताना है आपको X का मान क्या होगा। अब एक बात बताओ कि ऐसे कंडीशन में 800 रुपये को अगर 350 में बेचा गया तो बताओ कितना छोड़ा गया। एक ही बार पहले डायरेक्ट आप डिस्काउंट निकालो सीधा सीधा, तो आप बोलेंगे भाई 450 छोड़ दिया गया कितने पर 800 रुपये पर, और गुना का आप क्या लिखेंगे 100। अब ये 2 0 से 2 0 कट गया दोस्तों, और 8 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा देखो कितनी बार में 8 5 40, 8 6 48 और फिर 8 दूना 16 और 8 5 40, ये लगभग 56.25 आ रहा है। यानी कि हमें ऐसा कोई भी परसेंटेज लेना पड़ेगा जिसका सक्सेसिव निकाल कर कितना आ जाए 56.25 आ जाए। तो हम ऑप्शन वाले को चेक कर सकते हैं, किसी का 56.25 आता है तो आपको ऑप्शन देख के ये बात पता लगना चाहिए दोस्तों कि 10 का सक्सेसिव कितना होता है, 10 का 19 होता है सक्सेसिव डिस्काउंट 19%। 10 + 10 और -10 गुना 10/100 तो ये कितना होता है -19%। अब बताओ जब 10 केवल 19 तक पहुंच पा रहे हैं तो क्या 8 और 5 कभी 50 तक पहुंचेंगे, 56 तक पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब है कि इसमें से कोई भी सही उत्तर नहीं है, A, B और C कोई भी सही उत्तर नहीं है। और अगर आपसे सही उत्तर पूछे बाई चांस ऑप्शन अगर रहता है यहाँ पर करेक्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सही उत्तर क्या होता है यहाँ पर। सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों होगा 25%, ये आप याद रखिएगा। 25% सही उत्तर है। कैसे? आप 25 का सक्सेसिव निकाल लो, आप बोलेंगे 25 + 25 और माइनस का 25 का स्क्वायर 625 और बटा 100, यही लिखेंगे। 25 और 25 कितना, सॉरी यहाँ पर 25 भी नहीं होगा क्या, 2 बार क्रमागत डिस्काउंट दिया गया है। 25 से तो ऊपर होगा आंसर, इतना फिक्स है, ये याद रखना 25 से ऊपर होगा आंसर। अगर मान लो हम 2 बार 25 का डिस्काउंट दे भी देते हैं तो मैं ये कहूँगा कि देखो पहली बार 25 छोड़ा गया, फिर से 25 छोड़ा गया और माइनस माइनस प्लस 25 का स्क्वायर 625 और बाई 100, ये माइनस का 50 और प्लस 6.25, ये भी 50 से कम आ जा रहा है 43.75, ये तो आ जाएगा। तो देखो कहने का मतलब है कि आंसर 25 से ऊपर का हुआ, ये सारे आंसर नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। ऐसे में हम ऑप्शन को ही वेरीफाई करते हैं। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए तो आपका काम है कि पहले डायरेक्ट देखो कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है और ऑप्शन चेक कर लो कि किस पर इतना बनेगा, बस खेल खत्म। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, एक ट्रेन 78 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, एक सुरंग को 45 सेकंड में पार कर जाती है। एक आदमी जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, उसे ओवरटेक करने में ट्रेन 15 सेकंड का समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई बताओ। अच्छा बताओ, सुरंग की लंबाई बतानी है पहले। तो सुरंग की लंबाई यहाँ पर आपको ये बात तो पता होगी कि जब कोई भी ट्रेन दोस्तों आदमी को पार करती है तो जो टोटल डिस्टेंस होता है वो एक्चुअली में ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होता है, और जब वो किसी सुरंग को पार करेगी तब जो डिस्टेंस होगा उसमें ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई और साथ में सुरंग की लेंथ दोनों हमें ऐड करना होता है। ये बात तो आप पढ़े होंगे पहले से। अगर ये पढ़े होंगे तो मैं यहाँ पर एक बार तो ये निकालता हूँ दोस्त कि देखो पहले मैं ट्रेन की लंबाई निकालता हूँ कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो आप बोलेंगे दोस्तों ट्रेन की लंबाई निकालना है तो पहले हम चलते हैं आदमी के पास। आदमी को ओवरटेक करने में 15 सेकंड का टाइम लगा है। अगर 15 सेकंड का टाइम लगा है तो हम यहाँ पर निकालते हैं कि ट्रेन की जो लेंथ होगी एक्चुअली में, या फिर डिस्टेंस जो इसने कवर किया होगा आदमी को पार करने में, वहाँ पर दूरी बराबर चाल गुना समय होगा। तो चाल तो है इसका कितना 78 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये ध्यान देना दोस्तों कि जिस दिशा में आदमी भाग रहा है इसी दिशा में ट्रेन जाएगी, तभी तो ओवरटेक करेगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं। जिस दिशा में आदमी जा रहा है उसी दिशा में ट्रेन जा रही है और डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या करते हैं चाल को घटा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर स्पीड का डिफरेंस देख लिया दोस्तों। ट्रेन 78 की स्पीड से चल रही है और आदमी 6 की स्पीड से, तो दोनों को घटा लेंगे तो 72 का तो स्पीड हो जाएगा और इसको 5/18 से गुना कर लेते हैं क्योंकि आंसर हमारा है मीटर में। तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में चाल, और चाल गुना समय करना है तो इंटू का मैं 15 भी कर लेता हूँ। अब ये 18 चौक 72 और 15 चौक 60 और 6 25, तो ये आ गया 300 मीटर।
यानी कि 300 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है। अब दूसरी बार में हम डिस्टेंस निकालते हैं, जब ये सुरंग को पार करेगा तो सुरंग को पार करने के समय में डिस्टेंस इज इक्वल टू, फिर से हम स्पीड इनटू टाइम लिखेंगे। तो जब सुरंग को पार करेगा तो सुरंग तो रुका हुआ है भाई, तो चाल हमें 78 ही लेना पड़ेगा। तो चाल की जगह पर मैंने ये ले लिया कि हमारा जो स्पीड है दोस्तों ये कितना है, ये 78 ही है। तो 78 इंटू 5/18 फिर से कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए। और टाइम कितना लगा है इस बार, 45 सेकंड लगा है। ये देखो इसको काट लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 15 × 45 और ये 6 × 18 और ये 6 से 13 × 6 = 78। इसको गुना कर लो तो ये कितना बनेगा दोस्तों, 13 × 5 = 65 और गुना का 15, तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 का 5 हाथ में 7 और 15 × 6 = 90 और 7 × 97 यानी कि 97। तो ये आ गया 975 मीटर टोटल लेंथ। तो देखो जब सुरंग को पार कर रही है ट्रेन तो 975 मीटर टोटल लेंथ कवर कर रही है। और आपको पता है कि इस 975 में से दोस्तों 300 मीटर की लंबाई तो ट्रेन की ही है। अब अगर 975 में से 300 मीटर लंबी केवल ट्रेन है तो बाकी जो लंबाई बच गया वो किसका है, प्लेटफॉर्म का। तो 975 में से 300 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 675। तो 675 मीटर किसकी लेंथ है, ये है सुरंग की लेंथ। आगे देखो ये एक सवाल है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, ये नहीं इस सवाल में गलत नहीं है, ऐसा एक दूसरा सवाल है। देखो यहाँ पर है कि 672 XY एक संख्या है जो कि 3, 7, 11 से विभाजित है, तो 6x - 5y का वैल्यू बता दो। तो ऐसे केस में अगर आपको देखो या तो ये 7, 11, 13 वाला लगता है तब तो हम रिपीट कर लेते हैं नंबर को, लेकिन ये ऐसा केस नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 7 × 21 को 11 से गुना करोगे तो 210 और फिर 21 कितना हो जाएगा, 231। तो ये गुना करके कितना आ गया, 231। तो आप डायरेक्ट 231 से इसको डिवाइड कर दो, इस नंबर को कितना है 672। और XY ना लिख के आप 00 लिख लें ताकि डिवाइड करने में इजी होगा। ठीक है, अब इससे हम ये देख लेते हैं कि ये पूरा विभाजित कब होगा, बस ये देखना है हमें। तो इसको देखो ये 2 बार में काटेंगे तो 23 दूना 46 और 2 × 2 इतना हो जाएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा और ये कितना आएगा 2। 210, ये 1 0 जो बचा है इसको नीचे लाते हैं। तो अगर इस 0 को मैं नीचे लाऊंगा, नहीं एक और 0 पहले यहाँ पर है ना, तो ये 0 पहले यहाँ पर लाओ, 2100 हो गया। तो ये देखो 10 बार तो नहीं जाएगा, 9 बार में लगता है चला जाएगा, 9 टाइम्स। तो ये 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27 और 9 × 2 = 18, ये कितना आ गया 20 आ गया। बात समझ रहे हैं, ये कितना आ गया हमारे पास दोस्तों, 20 आ गया। इसको माइनस करेंगे तो ये फिर से 221 बचेगा दोस्तों, 100 में से 79 जाएगा, 21 ये तो कट जाएगा और वापस से 0 आ जाएगा। अब ये 0 मैंने यहाँ पे ला दिया लास्ट वाला। अब आप बोलेंगे दोस्तों कि ये पूरा तो डिविजिबल नहीं हुआ, लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं भाई इससे ये पूरा डिविजिबल है, पूरी तरह से विभाजित है। तो ये बताओ कि ये पूरी तरह से विभाजित कब होता है दोस्तों। जो रिमाइंडर बचा है यहाँ पर, जो शेषफल बचा है 210, ये बताओ कि अगर 210 ना बच के यहाँ पर 231 ही बचा होता तो क्या हम 231 से इसको एक बार में काट नहीं देते, ये 231 कट जाता है एक बार में। बात समझ रहे हो कि नहीं, 210 ना बच के 231 ही बचा होता तो हम इस 231 को ईजिली काट लेते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे 231 नहीं बचा है, यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों, यहाँ पे बचा है 210। बात समझ रहे हैं आप, एक मिनट। अगर 231 बचा होता तो ये पूरा कट ही जाता, लेकिन 231 बचा नहीं, 210 बच गया। तो इसे 231 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप बताओ। 210 को 231 कैसे बना सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि इसमें 21 ऐड कर दो। तो देखो या तो इसमें 21 ऐड करो या इस पूरे नंबर में ही 20 ऐड करो, बात तो बराबर ही है। तो हम पूरे नंबर में 21 अगर ऐड कर दे तो ये बन जाएगा 672 और फिर 00 में 21 ऐड करेंगे तो 21। अब इसको कंपेयर कर लो इस नंबर को, अगर ये जो नंबर दिया था 672 और XY इससे कंपेयर करते हो तो आप बोलोगे भाई कि x का मान तो 2 हो गया और y का मान कितना हो गया 1। अब x का मान अगर 2 है और y का मान 1 है तो इसमें रख दो, x के जगह पर 2, y के जगह पर 1। x के जगह पर 2 रखेंगे तो ये 6 दूना 12 बन जाएगा और माइनस y के जगह पर 1 रखेंगे तो 5 ही, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, यानी कि 7 इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखो। इस सवाल में दिक्कत ये है कि इस सवाल में एक चीज़ कोई नहीं देना चाहिए था, दोनों यहाँ पर बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। देखो अब ये भी दे दिया कि मूलधन 8000 है, 3 साल का ब्याज भी दे दिया और फिर 8% मासिक हो तो उसी दर पर मिश्रित धन निकालना है, लेकिन कितने समय के लिए मिश्रित धन निकालना है ये नहीं बताया। बात समझ रहे हैं। और इंटरेस्ट ये भी दे दिया है। बताओ यहाँ से इंटरेस्ट निकालने का क्या फ़ायदा होगा, फिर तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन देखिए, ये सवाल है दोस्तों कि एक गांव में, एक गांव ए है, एक गांव पी से एक बस चलती है, यानी कि कोई गांव है भाई ए नाम का, वहाँ
उसमें P से एक बस चलती है, ठीक है, पता नहीं क्या है, ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम अ विलेज P। ये ए का कोई रोल नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पर ये कहना चाहता है ये कि कोई बस है, उसके लिए ये ए लगा हुआ था इंग्लिश में। यहाँ पर एक गांव से हमें कहना है, एक गांव P से एक बस चलती है जिसमें लड़कों की संख्या की 1/4 है, ठीक है। और गांव Q में क्या होते हैं कि 20 लड़के बस से उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं। तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात सेम है, तो प्रारंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या क्या थी। तो ये तो आसान सवाल है, हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं। हम ये लिख देते हैं भाई कि देखो सबसे पहले क्या रोल था, फर्स्ट केस में रोल क्या था, तो आप बोलेंगे दोस्तों बॉयज़ और गर्ल का रोल ये था कि लड़कियों की संख्या जो थी, लड़कियों की संख्या ये लड़कों की संख्या की 1/4 थी, यानी कि लड़के 4 थे तो लड़कियां कितनी थी, 1। और सेकंड कंडीशन में Q गांव में क्या हुआ भाई कि Q गांव में कुछ ऐसा हुआ जिससे इनका रेशियो सेम हो गया, 1:1 हो गया। हुआ था क्या भाई, लड़के 20 बस से उतर गए यानी कि ये -20 हो गया, और लड़कियां 10 चढ़ गई तो यहाँ पे +10 हो गया। बस और क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। अब तो आप बोलेंगे ये 4 एकम 4 और ये 1 एकम 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर ये 10 एकम 10 और -20, तो 10 में से -20 घटाएंगे तो 30। तो अगर 3 की वैल्यू दोस्तों 30 है तो ये कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया। तो बॉय पहले 4 थे यानी कि उसको 10 गुना करेंगे तो 40, और लड़कियां पहले 1 थी, 10 गुना करेंगे तो 10। देखो अगर 3 की वैल्यू 30 है यानी 10 से गुना हुआ है, तो 4 की वैल्यू 40 और 1 की वैल्यू 10, तो 40 और 10, ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है। ये आसान सवाल है। ये एक सवाल देख लो, ये मैंने अलग सोच कर लिया था लेकिन एक्चुअली में इसमें एरर है, ये सवाल ऐसे है। तो अगर ऐसे हुआ तब तो ये ईजी हो जाएगा। आपको ये बात याद रखना है कि जब भी साइन और कॉस इक्वल होते हैं, अगर साइन x इक्वल है कॉस y के, तो ऐसे कंडीशन में x प्लस वाई कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। और ऐसे ही अगर tan, मान लो tan x, एक मिनट, tan x जो है ये cot y के इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन में x प्लस वाई कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री यहाँ पर भी होता है। तो वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ दोस्तों। देखो tan और cot सेम है तो हम ये कहेंगे इसमें थीटा है और इसमें 2 थीटा माइनस का 48 है, तो इनका जो सम होगा, योगफल होगा, वो 98 होगा। इनको जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3 थीटा और माइनस का 48 = 90। और यहाँ से आप कहेंगे 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 138। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3 चौके 12 और 3 छक 18, 46 डिग्री। और हमसे 3 थीटा पूछा है, तो अब बताओ थीटा निकालने की ज़रूरत ही नहीं पूछा है, 3 थीटा पूछा है, तो ये तो 138 यहीं पे आया है, ऑप्शन ए सही हो गया। बस खेल ख़त्म है। या फिर 46 को 3 से गुना कर दो। ये सवाल देखो, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, अलजेब्रा का सवाल है, काफ़ी अच्छा है। वैल्यू भी पुट करने लायक सवाल नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं है, मैं सॉल्व करता हूँ। सवाल में आपको दिया है दोस्तों कि x + y + z 13 है, x² + y² + z² 91 है, और xz जो है वो y² के बराबर है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि x - z की वैल्यू बता दो। अब एक बात यहाँ पर समझना आप दोस्तों कि ये आपने पढ़ा होगा कि जो ये वैल्यू होता है xy + yz और प्लस का zx, ये हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये निकालते हैं हम इसके होल स्क्वायर में से। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा x + y + z का होल स्क्वायर और माइनस का x² + y² + z² और बाई 2। मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। x + y + z का होल स्क्वायर माइनस x² + y² + z² और अपॉन 2 होता है इनका आधा, इनके अंतर का आधा। या फिर आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, x + y + z का होल स्क्वायर, और जो फॉर्मूला इसका होता है x² + y² + z² और प्लस ट्वाइस ऑफ xy और प्लस yz और प्लस का zx। ये आप पूरा फार्मूला अप्लाई करके वहाँ पर और बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ इस फॉर्मूले पे जो मैंने बताया अभी फर्स्ट वाले पे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगा दोस्तों कि यहाँ से xy + yz और प्लस zx की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो ये 13 का स्क्वायर 169 में से 91 जाएगा, तो कितना आएगा दोस्तों, 169 में से 91 अगर हम माइनस करते हैं तो ये डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा, 106 आएगा ना। 169 में से 91 आपको घटाना है डायरेक्ट। तो देखो 169, अच्छा 169 में से 91 घटाना है, तो पहले 60 घटा दो तो आपका 109 बच जाएगा, उसमें से एक और घटा दो 108 बच गया, और हमें कितना घटाना पड़ेगा 30, तो ये बचेगा 78। ये वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 78 आ गई। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको ये पता है ये zx है लास्ट वाला, तो जो zx है ये एक्चुअली में y² के बराबर है। तो एक बात बताओ यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ से ये जो zx है, zx
इसको हटा के और जेड एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर। इसको हटा के अगर मैं वाई स्क्वायर पुट कर दूँ तो इनमें वाई कॉमन हो जाएगा। अगर वाई कॉमन है तो मैं वाई कॉमन ले लेता हूँ और वाई कॉमन लेने से अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, जिसकी वैल्यू 78 के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ से आप बोलोगे दोस्तों वाई और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इसमें कितना दिया है, 13 दिया है। बात समझ रहे हैं। तो अगर इनकी वैल्यू दोस्तों 13 दिया है तो यहाँ पर आप ये बात चेक कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, इतना बाई 2 होता था ना, यही गड़बड़ है। 13 का स्क्वायर माइनस में 91/2, तो इतना बाई 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये y और इंटू इसकी वैल्यू रख दो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 13 है और इसको 2 से काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा 39। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 13 × 39, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई। अब अगर y की वैल्यू दोस्तों 3 है तो यहाँ से एक बात हम कह सकते हैं कि देखो x प्लस जेड कितना होगा, पहले इक्वेशन से x प्लस जेड तो आप बोलोगे 10 होगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 13 था। अगर y को मिलाने से 13 है और y का मान 3 है, इसका मतलब x प्लस जेड 10 है। और वैसे ही x इंटू जेड कितना होगा बताओ, x इंटू जेड वाई स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया। अब 2 नंबर ऐसा ढूंढ रहे हैं जिनको गुना करके 9 आ जाए और जिनको जोड़ने पर 10 आ जाए। आप बताओ 9 कैसे कैसे आ सकता है गुना करके, ऐसा मैंने बहुत बार अपने एलजेब्रा के वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपने CHSL का एलजेब्रा का सोल्यूशन नहीं देखा है, टोटल 2019 वाला CHSL का टोटल एलजेब्रा एक साथ मैंने सॉल्व किया है 2 पार्ट में, तो आप ज़रूर से उसे जा करके देखिए, उसमें मैंने सारा कुछ काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है। तो देखो यहाँ पर हम ये कहेंगे दोस्त कि यहाँ पर सबसे अच्छा उपाय है कि पहले 9 को हम ब्रेक कर लें। 9 कैसे कैसे आ सकता है, तो आप बोलेंगे 3 3 या 9 होता है या 9 1 या 9 होता है, 3 3 या 9 या फिर 9 एकम 9। अब इसमें से दोनों ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको जोड़कर 10 भी बन जाए, तो आप बोलेंगे 3 3 को जोड़ के तो 10 नहीं बनेगा, 9 और 1 जोड़ के 10 बन जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 9 और z की वैल्यू 1 हो गया। तो x अगर 9 और z 1 है तो हमसे x माइनस जेड पूछ रहा है, तो 9 में से 1 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ता हूँ, आगे देखो ये सवाल है अपने पास, PA और PB O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींचे गए हैं। A और B जो है वो बिंदु वृत्त पर इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल APB जो है वो 78 डिग्री है, तो एंगल OAB क्या होगा। देखो ये मैंने कई बार पढ़ा रखा है, अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं वापस से यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं। ठीक है, ये बात मैं अभी आपको बताता हूँ कि ऐसे कंडीशन में करते क्या हैं। देखो एक तो मैंने ये कर दिया, यहाँ से अब 2 लाइन हमें खींचना है, एक तो ये वाला हो गया अपना और एक लाइन ये हो गया। ठीक है, और ये है P और ये हो गया अपना PA और ये हो गया दोस्तों PB, और बीच में इसका सेंटर O भी है, तो O से सेंटर से मैं मिला देता हूँ O। अब ये कह रहा है दोस्तों कि एंगल APB जो है, ये वाला एंगल जो है ये 78 डिग्री है, तो हमसे OAB पूछ रहा है, यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है कि OAB ये एंगल बता दो कितना होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, मैंने कई बार ये बात पढ़ाया है दोस्तों कि ये एंगल जो होता है ये डायरेक्ट एंगल P का आधा होता है। एंगल P यहाँ पर 78 है तो 78 का हाफ होता है, इससे आप काटोगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 39 आएगा, और 39 अपना आंसर है ऑप्शन ए। अब ये एंगल B भी उतना ही होगा। देखो ये पहले मैंने कई बार अपने ज्योमेट्री के वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो CGL मेंस वाला मेरा ज्योमेट्री का सोल्यूशन देखिए। ठीक है, CGL मेंस 2019 का भी है। CGL मेंस अभी तक 2011 से लेकर के और 2019 तक का मैंने टोटल ज्योमेट्री सॉल्व किया है CGL मेंस का, और मेंसुरेशन भी। देखो 2011 से 18 तक तो ये सीरीज में मैंने कंप्लीट कर दिया है, और 19 वाला मैंने अलग से चैप्टर वाइज सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से उसे जा करके देख सकते हैं, और उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये बात पढ़ा रखा है दोस्तों कि ये कैसे आधा होता है। तो इसका जो सही आंसर आने वाला है दोस्तों वो होगा अपना 39। आगे बढ़ता हूँ, एक ये सवाल देख लो, इस सवाल में थोड़ा सा एरर है कि यहाँ पर साइन नहीं होगा, केवल x² होगा। यहाँ पर 9x² है। ठीक है, बात मैं लिख देता हूँ सही से, आप समझ लीजिएगा। ये है 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हमें ये वैल्यू बतानी है। अब देखो अगर आपने कभी भी अलजेब्रा पढ़ी हो अच्छे से तो आपको ये बात पता होगी कि अगर ये वैल्यू हमें निकालना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम 3x और प्लस 1/3x निकालें। ये निकलेगा तो यहाँ से क्यूब निकालना कौन सी बड़ी बात है, k का क्यूब करके, और हमें माइनस का 3k करना होता है। ये बात तो आपने पढ़ा होगा, इजीली पढ़ा होगा कि अगर x प्लस 1/x पता है तो x³ प्लस 1/x³ कैसे निकालते हैं, जो दिया रहता है उसका क्यूब करके और दोनों का प्रोडक्ट जो होता है उसको हम घटाते हैं या जोड़ते हैं। यही काम करते हैं और यही काम मैं यहाँ भी करने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैं क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया कि क्वेश्चन कैसा है। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 0 है,
और मैंने अपनी अलजेब्रा का जो बेसिक बैच मैंने ओपन किया था, ऑनलाइन बैच, उसमें मैंने ये बताया था कि जब भी ऐसा इक्वेशन दिखे तो जिसका पावर कम है उससे आप सबको डिवाइड कर दें, ठीक है। तो कम पावर किसका है, देखो x का पावर यहाँ पे 1 है और x का पावर यहाँ पे 2 है, तो जो कम पावर वाला x है इससे सबको डिवाइड करेंगे। लेकिन केवल x से डिवाइड करने से बात नहीं बनेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा कि हमें यहाँ पर निकालना क्या है दोस्तों, एक मिनट, हमें यहाँ पर ये बात निकालनी है। इसको निकालने के लिए मुझे ये पता है कि मुझे 3x और प्लस 3/x निकालना है, 3/x नहीं 1/3x निकालना है। एक मिनट, तो देखो 1/3x लाने के लिए ये जो 1 है इसको 3x कैसे बना सकते हैं हम, 3x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं 3x से सबको डिवाइड करता हूँ। अगर देखो सारे टर्म को, इसको भी 3x से भाग कर दो, इसको भी 3x से भाग कर दो और इसको भी 3x से भाग कर दो, सबको यदि मैं 3x से भाग करूँगा तो क्या बनेगा बताओ। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि ये जो 9x² है ये तो बन जाएगा 3x, और प्लस ये जो 1 है इसको 3x से डिवाइड करेंगे तो ये 1/3x, और ये जो 6x है इसको 3x से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यही आएगा। अब यहाँ से हमें बताना है दोस्तों इसका क्यूब, तो इसका क्यूब करना है तो जो दिया है इसका तो क्यूब करेंगे और माइनस कर देंगे, 2 3 6, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 - 6, तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 2 इसका सही उत्तर है। यहाँ पे नन सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन 2 इसका सही आंसर आएगा, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, आसान सवाल है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है भाई, यहाँ पर आपको दिया गया है, ये क्यूब के फॉर्मेट में है तो मैं इसको a कह लेता हूँ, ये a³ + b³ + c³ = 9 और abc ऐसे करके कुछ दिया गया है और x का मान निकालना है। जब भी इस फॉर्म में आपको दिया गया हो तो आप ये बात समझ लीजिए कि यही केस बनने वाला है, a³ + b³ + c³ = 3abc वाला। तो आपको ये बात ज्ञात होगा अच्छे से कि a³ + b³ + c³ 3abc के बराबर कब होता है दोस्तों, ये तभी पॉसिबल है जब a + b + c क्या हो, 0 हो। बात समझ रहे हैं? ऐसे केस में ये तभी होता है जब a + b + c 0 हो। तो यहाँ पर हम वही काम करने वाले हैं, a + b + c को 0 बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हम a + b + c को 0 कैसे बना सकते हैं, पहले इनको abc के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब है बताओ, 4x - 3 का क्यूब है, तो मैं लिख देता हूँ a की जगह पर 4x - 3, a हो गया ये, प्लस b लिखना है तो b में ये किसका क्यूब है भाई, ये है 2x और -5 का क्यूब, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x - 5, और प्लस c की जगह पर क्या है, ये है, तो ये किसका क्यूब है, देखो 27 किसका क्यूब है दोस्तों, 3 का, और ये तो जो दिया है उसका क्यूब है ये, तो हम इसको लिखेंगे 3 और इंटू 6x और माइनस का 3, ध्यान से बात समझना, और इक्वल टू का 0, क्योंकि ये 3 का क्यूब भी है 27, तो 3 लेना पड़ेगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, तो आप बोलेंगे 4 और 2 6x, और यहाँ पर 6 3 18 भी है, 18x और 6x कितना हो गया दोस्तों 24x, और माइनस का ये 3 और 5 कितना हो गया माइनस का 8, और ये हो गया 3 3 9, माइनस का 9 और है और बराबर 0, तो ये हो गया 24x = 17, तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 17/24, x का मान 17/24 है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में मैं बता रहा था कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है मैं अभी बता देता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली में यहाँ पर ये 8 और 11 से विभाज्य नहीं है, एक्चुअली में ये 72 है क्वेश्चन में, ठीक है, 72 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो हमें 8x और प्लस 6y का स्क्वायर रूट बताना है। ये 8 और 11 ना करके यहाँ पे अगर 9 रहता तो बेहतर होता, या फिर 72 लिख लो। तो हमें पता है कि 72 का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है 8 × 9, तो हमें 8 का डिविजिबिलिटी और 9 का डिविजिबिलिटी यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये नंबर कितना है। देखो सबसे पहले जब भी 72 वाला केस है तो हम 8 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 8 की विभाज्यता चेक करते हैं। आप बताओ अगर मैं 8 की विभाज्यता चेक करूँ, यहाँ पे अगर मैं 8 की विभाज्यता चेक करूँ तो लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, यही नियम है 8 में। बताओ 8 का रूल तो यही है ना कि लास्ट का जो 3 अंक है दोस्तों ये 8 से कटना चाहिए, तो वही मैं काम करने वाला हूँ। यहाँ पे लास्ट का 3 अंक जो है वो 8 से कटना चाहिए, तो लास्ट का 3 अंक जो है वो कितना है 7 8 और y है, 7 8 और y। अब ऐसे में ये नहीं कि हम y की जगह पर 0 1 2 3 4 5 ऐसे रख के चेक करने लगे कि कब 8 से डिविजिबल हो रहा है, ये तो बेवकूफ़ों वाली बात हो जाएगा, टाइम टेकिंग बात हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान देना, मैं पहले 78 को ही डिवाइड करूँगा 8 से, तो आप बोलेंगे भाई ये 8 से कट जाएगा, 8 9 72 72 बार में, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा 6।
देखो अगर मैं 8 से भाग करूं दोस्तों 78 को, तो 8 9 72 कटेगा और शेषफल कितना बच जाएगा 6। अब मुझे पता है कि यहाँ पर एक नंबर था y, एक डिजिट था y, तो 6y मैं लिख देता हूँ। अब बताओ कि 6 के बाद मैं 6 पर कौन सा डिजिट चिपकाऊँ यहाँ पर कि ये 8 से कट जाए। तो आप बोलेंगे 60 पर डिजिट चिपकाने, 6 पर डिजिट चिपकाने का मतलब है कि 60 के बाद वाला नंबर जो 8 से कट जाए। आप बताओ 60 के बाद कौन सा नंबर है जो 8 से कटेगा, तो आप बोलेंगे 64। ये तो इजीली कोई भी बता देगा। बात समझ रहे हैं मैंने क्या किया? मैंने बोला दोस्तों सबसे इजी तरीका मैंने आपको बताया, मैं फिर से समझाता हूँ। मैंने ये बोला दोस्तों कि आप लास्ट के 3 अंक 7 8 और y को डिवाइड मत कीजिए 8 से, आप केवल 72 को 8 से डिवाइड कीजिए और देखिए रिमाइंडर कितना बचता है, शेषफल कितना बचता है। आपने बोला कि भाई शेषफल 6 बच गया और ये y, तो बताओ 6 पर कौन सा नंबर में कौन सा डिजिट चिपकाऊं कि 8 से कट जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 4 चिपका दो, 8 8 64 कट जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू तो 4 आ गई। y जो है y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? y की वैल्यू आ गई 4। ये बात क्लियर है। अब अगर y की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ से अब ध्यान देना दोस्तों, जो बाकी का अपना क्वेश्चन है उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ये नंबर मैं यहाँ पे लिखूँगा। नंबर क्या है आप बोलेंगे दोस्तों 4 है, 8 है, 9 है, x है, फिर 6 3 7 8 और y की जगह पर 4 है। और ये 9 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखो 9 को हटाते चलो, ये तो 9 है, हट गया। 6 3 9, ये भी 9 है, ये भी हट गया। ये 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 7 कितने हो गए? 31। बताओ 31 के बाद 9 से कटने वाला नंबर कौन सा है? तो आप बोलेंगे 36। तो क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? 5 जोड़ना पड़ेगा। 31 में 5 जोड़ेंगे तो 36 बनेगा और ये 9 से कट जाएगा। यानी कि x का मान कितना होगा दोस्तों? 5 और y का मान हमने निकाल रखा है 4। तो हमसे ये पूछ रहा है कि 8x प्लस 6y का स्क्वायर रूट बता दो। 8x का मतलब 8 × 40 और 6y का मतलब 6 × 4 = 24। तो 40 और 24 64 का वर्गमूल बताना है। 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 8 अपना आंसर है। क्लियर है? आगे देखिए ये कह रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा एवरेज का सवाल है और एवरेज का मैंने स्पेशल 2 क्लास लिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर से देखिएगा दोस्तों। एवरेज का काफ़ी बेहतरीन क्लास किया है मैंने और लगभग 2017 से लेकर के और 2020 तक जितने भी पेपर हुए हैं एसएससी के, चाहे वह सीजीएल हो या फिर सीपीओ हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो, सारे का क्वेश्चन मैंने एक साथ इंक्लूड कर लिया है एवरेज का। और सारे चुनिंदे क्वेश्चन मैंने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन कराए हैं जो कि काफ़ी सिलेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और जो टफ भी हैं अपने आप में, कैलकुलेटिव भी हैं। तो आप ज़रूर से जाकर के इस वीडियो को देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना। या फिर CHSL 2021 की CHSL 2020 की एक मेरा खुद का प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप जा करके उसमें चेक कर सकते हैं, मैंने इसमें करा रखा है। और ये सीजीएल, सीपीओ और CHSL तीनों के लिए ये एवरेज वाला जो वीडियो है, दोनों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जाके, मैं आशा करता हूँ कि आप देख लेंगे, जा करके ज़रूर से देखिएगा अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अब बढ़ते हैं आगे। 1 मिनट भाई, ये मिटने का नाम नहीं ले रहा है तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बाकी तो मैं मिटा ही लूँगा। चलिए देखिए अब क्या था क्वेश्चन हमारे पास। 18 संख्याओं का जो औसत है दोस्तों वो है 42। 18 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। 10 संख्याओं का औसत 40 है और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 44 है। छठवीं संख्या क्रमशः 7वीं और 8वीं संख्या से 2 और 3 कम है, तो छठवीं संख्या क्या होगी? अब बहुत ध्यान से बात समझना है यहाँ पर दोस्तों, बहुत ध्यान से मैं क्या समझाने वाला हूँ। मैं जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से बात समझना, वरना कदापि आप समझ नहीं पाओगे। आपको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा और ऐसे सवाल अगर आप बेसिक से करोगे तो आपको काफ़ी कैलकुलेटिव लग सकता है और टाइम टेकिंग भी लग सकता है। देखो सबसे पहले एक बात बताओ, एवरेज का मतलब मैंने अपने उस वीडियो में बता रखा है कि एवरेज का मतलब है सबको इक्वल लेना, सबको बराबर बराबर ले लेना, बस एवरेज का यही मतलब है। एवरेज का एक मतलब आपको समझना है, एवरेज मतलब सारे को इक्वल कर देना है। देखो 18 संख्याएं हैं और मान लेता हूं मैं कि सबके पास 42 हैं। 18 संख्याओं को मैं 18 लोग मान लेता हूँ। 18 लोग हैं, सबके पास 42 रुपये हैं। उसमें से लास्ट के जो 10 लोग हैं दोस्तों, उनमें लास्ट के 10 लोगों के पास 40 रुपये लेकर के लास्ट के 10 लोग निकल गए ग्रुप से। 18 लोगों का ग्रुप है जिनके पास 42 रुपये हैं और लास्ट के जो 10 लोग हैं, या कहीं से भी 10 लोग हटाओ लास्ट के, या कहीं से आप ये समझ लो कि 10 लोग निकल गए 40 रुपये लेकर के। तो आप बताओ, इनको लेकर जाना था 42 रुपये क्योंकि सबका 42 था,
लेकिन ये 40-40 ही ले गए, तो इसका मतलब भाई एक्स्ट्रा कितने छोड़ गए, 10 लोग। देखो ले जाना था 42 लेकिन ले गए 40, 2-2 कम ले गए, 2-2 कम ले गए, इसका मतलब 10 लोग 2-2 कम ले गए, तो टोटल 20 कम ले गए, यानी कि 20 छोड़ दिया ग्रुप के लिए। 20 रुपये क्या किया, इसी ग्रुप में छोड़कर ये चले गए, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि अभी से भाई 10 लोगों के चले के जाने के बाद 18 में से अब 8 लोग रह गए और सबका अपना 42-42 तो है ही, लेकिन साथ में 20 भी एक्स्ट्रा में बचा हुआ है। अब लास्ट में ये कह रहा है कि शुरू के 5 लोग और चले गए भाई 44-44 लेकर। अब बताओ इनको भी ले जाना था 42-42 ही, लेकिन शुरू के 5 लोग 44-44 लेकर चले गए, यानी कि 2-2 ज़्यादा लेकर चले गए, और 5 लोग हैं तो ओवरऑल 2-2 ज़्यादा लेकर के जाएंगे, तो 10 ज़्यादा लेकर चले जाएंगे। बताओ यहाँ पर 20 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, लेकिन ये 10 ज़्यादा लेकर के जाएंगे, तो इसी में से 10 हम इनको दे देते हैं। ये लोग 10 लेकर चले गए, तो अभी भी कितना एक्स्ट्रा बचा है दोस्तों, 10 एक्स्ट्रा बचा है। लेकिन अब नंबर कौन से रह गए, देखो लास्ट के 10 और शुरू के 5, यानी कि 15 लोग 18 में से तो निकल गए, तो अब 3 लोग रह गए, और कौन से रह गए भाई, 3, छठा, सातवां और आठवां। 3 लोग कौन रह गए, छठा, सातवां और आठवां 3 लोग बच गए, और इनका अपना खुद का 42-42 तो है ही, यानी कि 42 गुना 3, बात समझिएगा। इनका खुद का 42-42 तीनों लोगों का है, 42 गुना 3, और ये 10 एक्स्ट्रा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि शुरू के जो 10 लोग थे दोस्तों वो 20 छोड़ कर गए थे एक्स्ट्रा, जिसमें से 10 तो दूसरे लोगों ने, 5 लोग 10 लेकर के चले गए उसमें से, तो 10 अभी भी एक्स्ट्रा बचा है, और इनका खुद का 42-42 बचा है। तो ये जो टोटल सम अब बच गया, ये किनका बचा, छठा, सातवां और आठवां नंबर का। अब आपको ये कह रहा है कि छठवीं संख्या 7वीं से और 8वीं से 2 और 3 कम है, तो अगर मैं छठवीं संख्या को x लिखता हूँ दोस्तों, तो 7वीं बनेगा x+2 और 8वीं कितना बनेगा, x+3, यही बनेगा। इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, सबको ऐड करेंगे तो आप बोलेंगे दोस्तों 3x बराबर, इनका निकालिए 42, यहाँ कितना हो गया 126 और 10 136, और 136 में से 3 और 2 5 जाएगा, तो 131 बच जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 131/3, और हमसे छठी संख्या पूछा था और उसको हमने x ही माना है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 131/3, 131/3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन पे मत जाइए, ये अनुमानित ऑप्शन है, अपने से लिखा गया है, ठीक है। सही उत्तर क्या है इसका, 131/3। बात गौर फरमाइएगा और याद रखिएगा ये बात, ठीक है। 131/3 ही इसका सही जवाब है। आगे बढ़ जाऊँ अब मैं, अगला ये सवाल देखो। अब एक ये सवाल है, ये लास्ट ही सवाल लग रहा है मुझे। देखो सवाल ये है दोस्त कि एक रेलगाड़ी है, वो 1485 किलोमीटर की दूरी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और एक दिन में पूरा करती है, यानी कि टोटल 24 घंटे का टाइम लगा देती है, और वो रास्ते में 5 स्टेशनों पर रुकती है। तो बताना है हर एक स्टेशन पर कितना देर रुकी है। आसान सवाल है, आपके पास क्या क्या उपाय है। देखो एक तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे सवाल में आप ये निकाल सकते हो कि वो नॉर्मल चलता तो उसको कितना टाइम लगता। तो आप बोलते भाई कि नॉर्मल अगर वो रुकता नहीं तो उसको टाइम लगना चाहिए था कितना, टाइम इक्वल टू होता है स्पीड इंटू डिस्टेंस, सॉरी टाइम इक्वल टू दूरी बटा चाल। तो आप बोलते कि दोस्तों दूरी है 1485, तो आप कहते 1485/4 कितना हो गया 66, लेकिन ये मिनट में आंसर है तो हम मिनट इसको बनाने के लिए 60 से गुना कर लेते हैं कि ये मिनट बन जाएगा। तो ये टाइम लगता है, इसको अगर नहीं रुकता तो। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसको आप काटो तो ये 6 से कट जाएगा 11 बार में, 11 से इसको काट दो तो 11 एक बार में, और 11 × 33 और 11 × 5 55, तो ये कितना बन गया दोस्तों 1350 बन गया। ये 135 यहाँ पे और 1 0 यहाँ बचा है, तो 1350 मिनट इसको लगता ओवरऑल, अगर ये बीच में कहीं नहीं रुकता तो। लेकिन ये रुका तो है भाई, बात समझ रहे हो। इसको ये रुका है सवाल के हिसाब से, ये नहीं रुकता तब इतना टाइम लगता। रुकने के साथ कितना टाइम लगा है, तो आप बोलेंगे भाई रुकने के साथ तो इसको 24 घंटे लग गए हैं, पूरा दिन लग गया है। 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 24 छक कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 छक 12 और 4 छक 24, यानी कि 1460 हो जाएगा। क्या ये 1460 ही होगा मुझे लग रहा है। तो ये कितना बन गया दोस्तों 1460 बन गया अपना। 24 छक कितना होगा, 6 चौके 24, हाथ में 2 और 6 दूना 12 और 2 14, ये 1440 ही आएगा ना। एक मिनट, ये 1440 मिनट, यानी कि एक्चुअल में इसको अगर रुकता नहीं तो इसको 1350 मिनट लगते, लेकिन रुकने के कारण इसको कितना मिनट लग गया है दोस्तों, रुकने के कारण इसे लग गया है 1440 मिनट। तो कितना ज़्यादा टाइम लग गया भाई, तो आप इसको घटा लीजिए, घटाने से आप पाएंगे कि 90 मिनट ज़्यादा लग गया है। ये 50 था और ये 40 था, तो इधर का भैया कितना ज़्यादा लग गया, उधर से 50 और 40 90 मिनट ज़्यादा लग गया। तो ये 90 मिनट क्यों ज़्यादा लगा है, क्योंकि 90 मिनट ये 5 स्टेशनों पर रुकने में लगा दिया है, ठहरने में लगा दिया है। अगर 5 स्टेशनों पर मिलकर 90 मिनट रुका है तो हर एक स्टेशन पर कितना रुका, आप 5 से डिवाइड कर दो, 18 × 5 = 90, यानी कि हर एक स्टेशन पर 18 मिनट रुका। बात क्लियर है।
आप इसको डिस्टेंस में भी कवर करके देख सकते थे, आप इसको ऐसे भी कह सकते थे। देखो मैं एक और तरीका से बात ये समझा देता हूँ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो अब इत्मीनान से मैं कर देता हूँ, आप देख कर समझ लीजिएगा बात को। ठीक है, बात समझिए अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। देखो मैं ये बात बोल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर कि मैंने ये कहा कि चलो हम डिस्टेंस देख लेते हैं कि अगर भाई यह 24 घंटे चला है और ये कहीं भी नहीं रुकता, पूरा दिन चला है, अगर पूरा दिन चला है और कहीं भी नहीं रुकता तो 66 के स्पीड में कितना दूरी चलता है ये, तो मैं बोलता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 66 का और टाइम लगा है 24 घंटे, गुना कर लो 24 छक कितना होता है, मैंने अभी बताया 144। और यहाँ से हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये 4 का 4 और ये 4 4 8 और फिर 4 और 1 5 और फिर 1 का 1, 1584 किलोमीटर की दूरी चल देता। बात समझ रहे हैं, 1584 किलोमीटर ये आ गया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 1584 किलोमीटर की ये दूरी चलता अगर ये रुकता नहीं तो। लेकिन ये चला कितना है भाई, 1485 ही चला है। बताओ कितना कम चला है, इसमें से आप घटा दो, 1584 में से 1485 घटा दो, तो भाई इधर से आप बोलेंगे कि इधर से 15 और इधर से 84 और 15 कितना हो गया, 99 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा चल दिया है। अब ये 99 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों चला, क्योंकि इसने रुका नहीं भाई। तो ये 99 किलोमीटर चलने में एक्स्ट्रा कितना टाइम गंवाया होगा बताओ, जो टाइम गंवाया होगा वही रुकने में लगा दिया है। अगर नहीं रुकता तो 99 और चला जाता, लेकिन ये 99 कम चला है क्योंकि कुछ समय तक रुक गया है। तो इसको 66 से हम डिवाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कितना टाइम लगाया होगा रुकने में। तो इसको 66 से डिवाइड करो और इंटू का कितना कर देंगे हम 60, ताकि ये मिनट में आ जाए। अब ये 6 से 11 बार में कट जाए और 11 9 99, तो 90 मिनट ये रुका है इसका मतलब। और फिर से बात वही आ गया कि 90 मिनट अगर ये रुका है 5 स्टेशनों पर, तो हर एक स्टेशन पर कितना रुका, 18 मिनट रुका। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और यही अंतिम क्वेश्चन था अपने वीडियो का। तो आप बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आप ऐसे वीडियो के लिए चाहते हैं कि ऐसा वीडियो और भी आए तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा होगा तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना। तो ऐसी और वीडियो में जैसे 2-2 3 या 3-3 दिन पेपर जब हो जाएगा CHSL का, तो उसमें से मैं चुन के क्वेश्चन करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।